फिर भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो हम इस चैप्टर की लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट 6 बिल्कुल आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक्सरसाइज ही बची है इस चैप्टर की। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू कर देते हैं हम। बिल्कुल अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें बताया हुआ, वो बताया हुआ डिफाइन अकाउंटिंग। डिफाइन अकाउंटिंग पहला क्वेश्चन। तो बिल्कुल हम ये नोट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी सारी वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम बिल्कुल ये सारी चीज़ें नोट्स में पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज में आपको कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ सिखाऊंगा नहीं ज़्यादा। एक दो जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होंगे वो कर लूँगा। बाकी मैं हर चीज़ करवा चुका हूँ आपको। देखो, अकाउंट्स की आपको जब क्वेश्चन आएगा तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। इसमें क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। ठीक है, इसमें क्या है, डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। बस अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी तो आपने यही लिख देना है। अगर आपको 4 नंबर की आ गया, उससे ज़्यादा की आ गई, तो उसके 4 एस्पेक्ट्स थे। अगले नोट्स में मैंने ये भी समझाए हुए हैं, देखो। तब तो आप लंबा खींच सकते हो। अगर आपको वैसे 2 नंबर की आ गई तो आप ये लिख दोगे, 4 की आ गई तो 4 एस्पेक्ट्स आप बता दोगे और थोड़े बहुत डिस्क्राइब कर दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही है पहले पहले में, कुछ ऐसा ज़्यादा आपको करने को नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकाउंट्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे पहले पार्ट में। अगला क्वेश्चन आया, स्टेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी बिल्कुल हम कर चुके हैं। अब आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन हम कर चुके हैं। मैं आपको नोट्स की प्रूफ दिखा देता हूँ कि हमने कब किया। देखो देखो, इसमें क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इसमें मैंने एक न्यू चीज़ ऐड की है, न्यू चीज़ क्या ऐड किया है मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने क्वेश्चन को लिखना कैसे है, क्वेश्चन आ गया मान लो स्टेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर में आ गया आपके। तो आप लिखोगे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर आप लिख दोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड, या फिर ऐसे लिख दो, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्राइब्स प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब सेंटेंस आप खुद बना लेना इन बातों के। ठीक है, एंड बैलेंस शीट डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिख लेंगे। इसमें जो चीज़ ऐड की मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट लिख लेना बस इसमें आगे। ठीक है, तो अगले पे आते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्यूमरेट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग भी हमने पढ़े थे, आपको बिल्कुल नोट्स में मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखो जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या था, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और क्या बताया था मैंने आपको, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं कुछ रहता है, सब कर चुके हैं हम। तो बिल्कुल अगर आपको जैसे, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तब तो आप, या 1 या 2 नंबर का, तब तो आप हेडिंग हेडिंग ही लिख के आ जाओगे। अगर पूरा आ गया आपको, जैसे 4 नंबर का या 8 नंबर का, तो आप ये सारा डिस्क्राइब कर दोगे, ये पॉइंट्स अंदर हैं, बिल्कुल ऐसी पॉइंट्स थोप देने आपने, बड़ा भारी है। ठीक है, मैं तो छोटा छोटा लिखता हूँ। ठीक है, आप अगर ये लिखोगे तो आराम से 2 पेज में खींच सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जी बिल्कुल, हमने 2 तरीके के यूजर्स पढ़े थे, आप वो समझा देना। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स में अपने कि इसमें क्या करना है आपने। इसको भी मैंने नोट्स में बताया हुआ होगा। 4 एस्पेक्ट्स में हमने पढ़ा था, इंटरेस्टेड यूज़र्स। ठीक है, तो जी आपने बता देना कि क्या बोलते हैं, 2 तरीके के यूज़र्स होते हैं, डायरेक्ट शुरू हो जाना आप। ठीक है, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। कौन कौन होते हैं, ये सारी डेफिनेशन जितनी भी है, ये सारा पार्ट आपने लिख देना है, सारा पार्ट। मैं देखो गंद पा रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये जितना भी है ये आपने लिख देना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने पूरा लिख देना है आपने। ठीक है, और आपका पूरा हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया, इंटरेस्टेड यूजर्स आर पर्सन हु मैनेज बिजनेस, एक्सटर्नल यूजर्स आर पर्सन अदर देन इंटरनल यूजर्स। ठीक है, पर्सन हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, तो आप समझा सकते हो कि यूज़र्स कौन होते हैं, यही लिखना है आपने, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो जी पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। अब 5वें में क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। तो जी मैंने ना एक पीडीएफ डाउनलोड किया नेट से, अपनी नहीं बनाई है, सीधा नेट से मैंने गूगल पे सर्च मारा और डाउनलोड कर ली, जैसे सॉल्यूशंस की पीडीएफ होती है। तो उसी से ही पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन को कि क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म लेंडर्स को किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लेंडर्स मतलब जिसने आपको लोन देना है लंबे समय के लिए, उनको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो जी बिल्कुल हम इस पर आ जाते हैं। ये कोई होएगा, क्या बोलते हैं, ऐप वगैरह है इनकी, शायद उन्होंने निकाली है। तो मुझे इनके आंसर्स काफ़ी रिलेवेंट लगे बाकी और जो पीडीएफ्स थी उनसे, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इनकी ऐप, इनकी जो पीडीएफ फाइल है। ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पीडीएफ फाइल पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, और ये हो गया 4th क्वेश्चन। उसके बाद आ गया, देखो पिछले क्वेश्चन का देख लो कि इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि किस कौन कौन होते हैं यूज़र्स। अगर आपको ज़्यादा लंबा आ गया तो ये भी बता देना कौन कौन होते हैं यूज़र्स। फिर आ गया 5th क्वेश्चन, जो था 5th क्वेश्चन, क्या क्या था 5th क्वेश्चन,
स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। ठीक है, तो देख लो इन्होंने आंसर क्या दिया है, बिल्कुल जी थ्योरी। ये क्या कह रहे हैं, हम समझते हैं, इनकी बात समझते हैं। लॉन्ग टर्म लेंडर्स आर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म लेंडर्स, जैसे लॉन्ग टर्म लेंडर, एक बैंक भी एक लॉन्ग टर्म लेंडर है कि लंबे समय के लिए लोन देता है, वो क्या एक तरीके से एक्सटर्नल यूजर है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, दस दे में रिक्वायर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू लुक इन टू एरियाज एज लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो इस तीन चीज़ों का मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं जी कि आपको इसमें क्या है कि जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स है ना, वो क्या है एक्सटर्नल यूजर्स, उनको ना तीन चीज़ें देखनी होती है बिजनेस में। बोलते हैं मेन तौर पे अगर लोन देना है आपने, किसी को मान लो उधार देना है, तो आप उसमें तीन चीज़ें देखोगे। एक तो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कि जब उससे पैसे मांगो वो दे दे, जब उससे पैसे मांगो उसके पास मतलब हर टाइम जेब में पैसे हों, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बिजनेस प्रॉफिट में भी है, ऐसा तो नहीं घाटे में ही जा रहा है, फिर तो लॉस में चले जाएगा, हमारे को पैसे दे ही नहीं पाएगा। और तीसरी चीज़ स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि क्या बिजनेस स्टेबल है, ऐसा तो नहीं इतना रिस्क ले रखा है कि कभी भी ठप हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें देखेंगे, क्या देखेंगे, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी। ठीक है, द उसके बाद क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं चलो थोड़ा, ताकि आपको भी ठीक लगे। द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस हेल्प्स द एक्सटर्नल यूजर्स, the financial information of the business helps the external user to determine their various decisions such as that of investment by the prospective investor or the decision of lending loan to the business। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप सोचो, इस लाइन को पढ़ो और सोचो क्या बोल रहे हैं ये। तो जी ये कह रहे हैं कि देखो, ये कह रहे हैं कि द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस हेल्प द एक्सटर्नल यूजर्स टू डिटरमाइन द वेरी डिसीजन। ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से जो एक्सटर्नल यूजर्स है, मतलब जो लॉन्ग टर्म लेंडर है, वो क्या लेगा, काफ़ी तरीके के डिसीजन लेगा। जैसे कि कैसे डिसीजन, इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जैसे कि क्या, इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, कि कितनी उसने खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है, और द डिसीजन ऑफ लेंडिंग लोन टू द बिजनेस। ठीक है, कि कितनी उसने खुद की है तो हम उस हिसाब से लोन देंगे, कितना उसके पास पैसा है उस तरीके से ही लोन देते हैं ना, तो उस तरीके से लोन देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बैंक से लोन लेके बिजनेस शुरू कर रहे हो, नहीं, थोड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट देखें कि उसने कितनी की है। और दूसरा, नेचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल यूजर, मतलब रिक्वायर्ड बाय द लॉन्ग टर्म लेंडर। ठीक है, लॉन्ग टर्म लेंडर को और क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्स देम टू टेक द नोट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, मतलब उसको एक तरीके से पूरा बिजनेस का भाई देखना है कि बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है और क्या ये बिजनेस इस तरीके से चल पाएगा कि ये हमारा लोन वापस कर दे। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। ठीक है, आप अगर इसका अभी ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले लो। ठीक है, वैसे ये पूरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे ही दूंगा, पूरी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट क्लिक करना और डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बुक के हिसाब से क्या था, हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये अभी मैंने आपको बताया, अभी बताया कि कौन कौन होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अगर ज़्यादा लंबा आ गया तो आप उसमें बता देना, जो मैंने आपको एक्सटर्नल यूजर बताए थे कौन कौन होते हैं, गवर्नमेंट, बैंक, कस्टमर, क्रेडिटर्स। ठीक है, सारे ये जितने भी हैं। ठीक है, एन्यूमरेट इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मैनेजमेंट को किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो बिल्कुल जी, ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, बस आपको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, मैंने नोट्स में लिखा है बिल्कुल शॉर्ट में ये चीज़। ठीक है, ये देखो इसमें मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, ये रही मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को किस तरीके की एक ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे क्या ले सके, डिसीजन ले सके, और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और रीजनेबलनेस ऑफ सैलरी, और कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनसे चार चीज़ें पूरी हो जाएं। ठीक है जी, अब पीडीएफ में पढ़ देते हैं कि क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में पीडीएफ में क्या बोला हुआ है, ये तो एक्सटर्नल यूजर्स आगे अगले पेज पे होगा। ठीक है, ये देखो, ठीक हो, वही बात बोली है इन्होंने। ठीक है, एक तो उनको डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होती है। ठीक है, इनकी शुरू से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मैनेजमेंट में नीड इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस फॉर वेरियस नीड्स सच एज टू प्रिपेयर एंड फॉर्मुलेट प्लान्स, एक तो किसके लिए, टू प्रिपेयर एंड फॉर्मुलेट प्लान्स ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस सच एज बजटिंग, फोरकास्टिंग, प्लानिंग एरियाज लाइक बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बजट बनाते हैं साल का, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए होती है। तो बिल्कुल आपने ये अपने लेवल पे पढ़ लेना और गप्पे मार के आ जानी है, कुछ नहीं है बस। उसके बाद आपने वही लिख देना जो मैंने आपको बातें बताई थी कि डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होता है, कॉस्ट प्लानिंग के लिए चाहिए होता है। ठीक है, रीजनेबलनेस ऑफ सैलरी अपने लिए चाहिए होता है, इस तरीके की चीज़ों के लिए चाहिए होता है। तो कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत खास है। अगर जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अगर आपने वो ध्यान से पढ़े तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यूज। तो जी इन्होंने पूछ लिया कि 3 एग्जांपल दो रेवेन्यू के, तो बिल्कुल हमने नोट्स में लिखे हुए हैं 3 एग्जांपल, तो बड़े आसानी से लिखे हुए हैं, 3 तो ऐसे ही बन जाते हैं। देखो रेवेन्यू हमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो जी रेवेन्यू पढ़ा है हमने। तो जी 3 एग्जांपल क्या हो गए, एक तो हो गया सेल, लिखवाया मैंने सेल रेवेन्यू। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किससे आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक।
तो उसके अगला मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, रेंट रिसीव। तो क्या हो गया, एक तो हो गया सेल, क्या हो गया सेल, दूसरा क्या हो गया इंटरेस्ट, इसी पे ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है इंटरेस्ट, और तीसरा क्या हो गया रेंट रिसीव्ड, मतलब अगर रेंट आ रहा है, दे नहीं रहे हो आप, आ रहा है, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो 3 एग्जांपल देने थे, दे दिया आपने। और भी बहुत सारे डिविडेंड वगैरह, डिविडेंड कंपनी मतलब किसी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी आपको पैसे देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें खास, यही था इसमें, ठीक है। और अगला डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जी डेटर वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं। डेटर्स वो है जो हमारे एसेट हैं, क्रेडिटर्स क्या है हमारे लाइबिलिटी है। और इन्होंने बोल दिया प्रॉफिट और गेन में भी बताओ। तो जी प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट वही जो अपनी बिजनेस की एक्टिविटी से आए, और गेन वही जो बाई चांस हो जाए, मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटी ना हो। तो जी ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, पूरा डेटर एंड क्रेडिटर कि जिनको हम सेल करते हैं वो जी हो डेटर, क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने होते हैं। जिनको हमने क्रेडिट में सेल की होती है, मतलब क्रेडिट में मतलब उधारी में सामान बेचा होता है, उनको हम डेटर बोलते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हमने उधारी में सामान लिया होता है, ठीक है। ये आप अपने लेवल पे पढ़ लेना, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ठीक है, दे हैव टू कंपल्सरी पे द अमाउंट, ये मतलब इन्होंने हमारे को पैसे देने होते हैं, हमने इनको देने होते हैं क्रेडिटर्स को, ठीक है। ये क्रेडिटर हैं आपके, ठीक है, ये क्रेडिटर हैं, और ये डेटर हैं आपके, ये डेटर है, ठीक है। ये एसेट्स होते हैं, मैंने बोला आपको, ये लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी मतलब उधारी, एसेट मतलब जो हमारे पास चीज़ें हैं, तो हमसे हमारे पास एक तरीके से है ना। उसके बाद आ गया प्रॉफिट एंड गेन। ये क्या है कि जो अमाउंट अर्न किया होता है आपने किस चीज़ पे, ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस। जैसे स्टेशनरी का बिजनेस तो सारा खर्चा स्टेशनरी का सामान लाने के लिए करते हैं, और उससे कुछ पैसा कमाए तो प्रॉफिट। ये क्या होता है, एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट, कि मान लो जी कोई मशीन पड़ी हुई थी पुरानी, एकदम से पता लगा कि महंगी बिक रही है, बेच दी, ठीक है। और प्रॉफिट अर्न क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटी, मतलब हमेशा प्रॉफिट के लिए बिजनेस काम करता है। और ये क्या होता है, गेन्स आर नॉट अर्न यूजुअल ऑपरेशन, मतलब ये कभी कभार, ये कब होता है रेयर, ये क्या होता है रेयर। और ये तो डेली, ये कब होता है डेली, डेली या रेगुलरली कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। और उसके बाद क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स डे टू डे यूजुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये रेफर टू एप्रिसिएट, मतलब जब आपके क्या बोलते हैं एसेट क्या हो जाता है, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब कि बढ़ जाती है उनकी वैल्यू, जब बढ़ जाती तो क्या बोलते हैं उसको, गेन, कि जब वैल्यू बढ़ गई और आपने उसको बेच दिया तो गेन। और प्रॉफिट वही जो जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उससे जो पैसा कमा रहे हैं वो प्रॉफिट। तो जी बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी, बार बार कह रहा हूँ, उससे आप ये पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, आप अपने हिसाब से इतने आंसर सेम कर सकते हैं, क्योंकि याद करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। और वैसे भी थ्योरी इतने मार्क्स की आती नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स पे अगर आप अपनी पकड़ बना लो ना अच्छी, तो थ्योरी खुद ही हो जाएगी, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। वैसे थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल पे बेस बनेगा, पर थ्योरी को समझना है, रटना नहीं है, समझना है आपने। तभी बोलो, समझ के करोगे तो लंबा चलोगे, ठीक है। उसके बाद अगला, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं जी अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होती है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। हमने पढ़ा थे ना कि 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो ये बोल रहे हैं कि कंपेरेबल क्यों होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। पर अगर तुम एग्री करते हो तो 2 रीज़न ऐसे बता दो कि क्यों कंपेरेबल होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, हम उनकी पीडीएफ पे आ जाते हैं जो जिससे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या आंसर दिया है, इनका आंसर देखते हैं। तो इन्होंने अगले बस थोड़ा सा ही आंसर है, छोटा ही आंसर, ठीक है। देखो, यस आई एग्री, आपने बोला कि हाँ हम एग्री करते हैं, यस आई एग्री कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। हम एग्री करते हैं कि जी हाँ कंपेरेबल होनी चाहिए। तो इसके 2 रीज़न है, तो इसके मोटे तौर पे 2 रीज़न है, ठीक है। 2 रीज़न क्या है, एक तो खुद से कंपेयर कर सकते हैं हम खुद को, ठीक है। ये क्या है, ओन, ठीक है, खुद से। देखो, इट इनेबल्स कंपेरिजन ऑफ आवर ओन फाइनेंशियल डाटा फॉर वेरियस ईयर, हेंस द ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस कैन बी स्टडीड। इफ एनी सेटबैक्स आर फाउंड दे कैन बी रेक्टिफाइड इन फ्यूचर ईयर्स। देखो जैसे कि क्या होता है, अब कंपेरेबल का मतलब क्या होता है कि सेम हम कॉमन यूनिट रखें मेजरमेंट का, कॉमन फॉर्मेट रखें। अब कॉमन यूनिट मेजरमेंट का होगा, कॉमन फॉर्मेट होगा, तो हम देख सकते हैं ना कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट किया, इस साल कितना प्रॉफिट किया, आसानी से देख सकते हैं, मतलब आसानी से कंपेयर कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को, इस साल क्या था और पिछले साल क्या था, ठीक है, ताकि हमने ग्रोथ की है या फिर हम घाटे में गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होगी दूसरों के साथ, दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरों के साथ, ठीक है, दूसरों के साथ, या क्या बोल सकते हैं, कॉम्पीट करते हैं जब हम किसी और से, तो इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कंपैरिजन। मतलब हम खुद को किसी और के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लो सारे सेम फॉर्मेट बना रहे हो तो कितना आसान हो जाएगा कंपेयर करना। तो अकाउंटिंग में वैसे सारे सेम फॉर्मेट बना हुआ है, उसी पे ही सारे बनाते हैं, ताकि अगर मान लो कि 2 दुकानें हैं स्टेशनरी की और उनका प्रॉफिट देखना है हमने कितना हुआ, कौन किस दुकान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस बारी, तो हम कंपेरेबल हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम कर सकते हैं। तो 2 रीज़न होते हैं कि ये कंपेरेबल हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या 2 रीज़न होते हैं, एक तो हम खुद से कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि हम अच्छे बने पिछले साल से कि नहीं,
और दूसरा कि हम दूसरों से भी खुद को कंपेयर कर सकते हैं कि हम इनसे अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं। देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, एंड ओवरऑल रैंकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री, ठीक है, कि अपनी इंडस्ट्री में कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो जी कंपेरेबल होनी चाहिए। अब कंपेरेबल का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मान लो जियो है और वोडाफोन आइडिया है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया मान लो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, जियो भी बनाते हैं, तो वो इतनी कंपेरेबल होनी चाहिए कि वोडाफोन आइडिया अपनी पिछले साल की सेल के साथ भी कंपेयर कर पाए और जियो वालों के साथ भी कंपेयर कर पाए, ताकि इंडस्ट्री में बता सके कि कौन सी सबसे अच्छी कंपनी है इन दोनों में से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि एक तो अपने साथ, इसमें दो ही रीज़न आए, एक तो अपने साथ और एक दूसरों के साथ, ठीक है। तो जी बिल्कुल यही आए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जी क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं हम। If accounting information is not clearly presented, which of the qualitative characteristics of accounting information is violated? अब जी इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ना एक बात है, वैसे हम सारे क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आपकी इससे, ठीक है, लेकिन मेरे को इनका आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। सिर्फ एक आंसर मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा इनका, बिल्कुल मेरे को ये गलत लगा है आंसर इनका, बिल्कुल गलत है आंसर। तो जी इसकी जगह मैं आपको एडिट कर दूंगा इस पीडीएफ को, इसकी जगह मैं आपको करेक्ट आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है, ये बोल रहे हैं इफ़ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड। जी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, क्लियरली प्रेजेंट नहीं की हुई, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, वायलेट हुआ, मतलब कौन सा करेक्टरिस्टिक को हमने नहीं निभाया, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स हमने खराब कर दिया, तो कौन सा किया है खराब। आ जाओ जी देख लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है आंसर पहले से, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि पेन दूसरा ले लेते हैं, कोई ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। देखो, इफ़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वायलेटेड। तो हम कौन से किसको वायलेट करें, अंडरस्टैंडिंग को, कि हम क्लियरली कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग इसका क्या हुआ, वायलेट। तो 4 करेक्टरिस्टिक्स होते थे, क्या होते थे, रेलेवेंस होता था एक, और क्या होता था, रिलायबिलिटी होता था, और क्या होता था, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, और क्या होता था, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। तो जी हमने क्या बोला कि ये भी कंप्लाइड कर दिया, ये भी कंप्लाइड कर दिया, ये भी कंप्लाइड कर दिया, ये हमने वायलेट कर दिया हुआ है। तो अगर क्लियरली प्रेजेंट नहीं किया हुआ, नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, मतलब वायलेट क्या किया, अंडरस्टैंडिंग। अब जी पढ़ते हैं कि इन्होंने, अब हमने कुछ अपनी चंद लाइनें मानेंगे हम कि क्यों मतलब हमने अंडरस्टैंडिंग को चुना है। क्योंकि देखो जी हम क्या बोलते हैं, बैड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन, हम क्या बोलते हैं जी, बैड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स कि हम जी क्लियरली प्रेजेंट नहीं किया, तो हमने क्या कही, कम्युनिकेशन हमारी मतलब बताने का तरीका हमारा क्या है, गंदा है, बताने का तरीका गंदा है। डेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कांट बी अंडरस्टूड बाय द यूजर्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कांट बी अंडरस्टूड बाय द यूजर्स, कि मतलब जो यूज़र्स हैं ना, जो यूज़र्स हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे। अगर क्लियरली प्रेजेंट नहीं किया तो क्या समझ पाएंगे। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ ही ना इस क्वेश्चन का आंसर, मैं बोल दूँ ऐसा ऐसा है, कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के बात करूँ, नहीं, तो फिर क्या तुम समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो अगर बैड कम्युनिकेशन करोगे तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो यूज़र होगा, जो उसको पढ़ रहा होगा या देख रहा होगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा कि इन द सेम सेंस एज इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम, ठीक है। वो उस तरीके से नहीं समझ पाएगा जिस तरीके से वो उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो जी ये इसका आंसर था। मैं आपको जी बिल्कुल टेंशन लेनी है आपने, बिल्कुल मैं आपको ये उसी पीडीएफ में एडिट करके दे दूंगा, एक ही पीडीएफ में, ठीक है। तो ताकि आपको बहुत आसानी होगी और आप जल्दी से उसको समझ के कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जी अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन चले हुए हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जी, अगला क्वेश्चन बोलता है द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डू यू एग्री। तो मैंने आपको बोला रोल ऑफ अकाउंटिंग हम कवर कर लेंगे, बिल्कुल हम अब इस क्वेश्चन में कवर कर लेंगे कि जी रोल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज हुआ है टाइम के साथ साथ, तो क्या ऐसा हुआ है। तो जी बिल्कुल हुआ है ऐसा, हम देख लेते हैं कैसे हुआ है ये, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। ये बोल रहे हैं येस आई बिलीव, क्या बोल रहे हैं, येस आई बिलीव, हाँ हम मानते हैं कि रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या हुआ है, चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि पहले कुछ और होता था अकाउंटिंग का और अब कुछ और है। ये बोलते हैं इन इनिशियल डेज अकाउंटिंग वॉज बिलीव टू बी एन आर्ट, ठीक है। पहले अकाउंटिंग आर्ट होती थी, पहले अकाउंटिंग आर्ट होती थी, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे, क्लासीफाई करते थे और समराइज करते थे। इन्होंने समराइज को बोल दिया कंपाइल, आप लिखते हो रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज द ट्रांजेक्शन, ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। कि हम पहले रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करते थे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, पहले हम ये करते थे। अब क्या करते हैं हम, लेटर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज ऑफ बिजनेस। तो जी पहले की क्या थी, पहले कला थी जिसमें हम क्या करते थे,
कि हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड क्लासीफाई समराइज करते हैं सिर्फ अपने लिए। बाद में हमने क्या किया, बाद में हम इसको कम्युनिकेट भी करने लगे, ठीक है। तो पहले तो एक तो ये फर्क आया, ठीक है। नाउ कंटेम्प्रेरी फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग इज, ठीक है, इज कॉन्फर्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग द वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू मीट द नीड ऑफ ईच यूजर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब फंक्शन क्या है, अब अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है जी, कि हम क्या करते हैं, हम जो मतलब हम वेरियस रिपोर्ट्स बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन बनाते हैं कि उससे क्या हो जाए कि हर यूज़र की जो नीड है वो उसकी मतलब पूरी हो जाए, नीड पूरी हो जाए। तो जी पहले हम अपने लिए करते थे, अब हम दूसरों के लिए करते हैं, ये चेंज आया है। हेंस अकाउंटिंग इज कंसीडर टू बी साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। अब जी इसमें हमने यही बताया है कि पहले हम जी अपने लिए करते थे, बाद में हम दूसरों के लिए करने लग गए, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं सब। और अब क्या हो गया, पहले सिर्फ आर्ट थी, अब आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस कैसे है, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, कुछ पॉलिसीज होती है, उस हिसाब से अकाउंटिंग होती है। अब हमेशा कुछ रिपोर्ट्स बनती हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह, रिपोर्टें वगैरह बनती हैं, तो वो एक पॉलिसीज़ के हिसाब से बनती हैं। तो मतलब किसी मतलब एक पॉलिसी होती है, वो हमेशा वैसे ही एक्ट करती है। तो इसलिए अब साइंस भी है और आर्ट भी है, पहले क्या थी, सिर्फ आर्ट। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, अगर ये आ भी सकता है वैसे क्वेश्चन, इतना भी ऐसा नहीं है कि बड़ा गया गुजरा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आ गया थ्योरी के हिसाब से तो ठीक है, पर आपने वही बोलना है कि पहले रिकॉर्ड क्लासीफाई समराइज करते हैं, जैसे कि हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी एआईसीपीए वालों की और अकाउंटिंग की मेन डेफिनेशन। तो जी पहले हमने बोल देंगे कि पहले हम रिकॉर्ड क्लासीफाई समराइज करते थे, और अब हम क्या करते हैं, अब हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसको एनालाइज भी करते हैं, वो आईएमआरसी कर देते हैं। आप सीधा लिख देना, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट, ठीक है। पूरा आप वैसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को जो भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे इसमें बताया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बिल्कुल पीडीएफ दे दूंगा आपको एडिट करके, वही सारी, बिल्कुल टेंशन ना लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन द ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म। तो जी बिल्कुल फिक्स एसेट हम पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू पढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस पढ़ चुके हैं, कैपिटल पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। इसके लिए आप मेरे पार्ट 4 को रेफरेंस दे सकते हैं, अगर आपने दोबारा से पढ़नी है। पार्ट 4 में सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो अब आ गया डिफाइन रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेवेन्यू क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो ये भी आप मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं, या फिर जो नोट्स हैं, जो ये पीडीएफ फाइल्स ही है, मतलब इससे पढ़ सकते हैं आप। वैसे में नोट से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आपने वो सारी वीडियोस निकाली है तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। उसमें बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी मैंने चेंज की है, ठीक है। वट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स एंड अदर्स टू फैमिलाइज देमसेल्व्स विद अकाउंटिंग डिसिप्लिन, कि जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि बिजनेस स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग डिसिप्लिन का पता होना चाहिए, क्यों बोलते हैं ऐसा। तो जी बिल्कुल पढ़ लेते हैं हम, क्या क्यों बोलते हैं जी ऐसा, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं ऐसा हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये डेफिनेशन सी आ गई। तो जी क्यों होने चाहिए फैमिलाइज, ठीक है, क्यों होने चाहिए। देखो ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग का क्यों पता बिजनेस के स्टूडेंट्स को, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, बिजनेस के स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग का क्यों होना चाहिए, कॉमर्स में मतलब अकाउंट्स क्यों है अकाउंट्स क्यों पता होना चाहिए आपको अकाउंट्स का। ताकि देखो इसमें सिंपल सी बात की है कि बिजनेस की तुम्हारे नॉलेज हो जाए। अब तुम बोलोगे अकाउंट से बिजनेस की क्या नॉलेज होगी, देखो जी हर बिजनेस में ना एक चीज़ होती है कि आप अपने रिसोर्सेज को ना एफिशिएंसी के साथ यूज़ करें, रिसोर्सेज को आप अपनी, ठीक है, अपनी मतलब वर्क प्लेस की जो क्या है एफिशिएंसी मतलब बढ़ाएं। तो ये बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ इट्स वर्कफोर्स, ठीक है, कि अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितना भी अपनी रिसोर्सेज है ना उनको एफिशिएंटली यूज़ करे, ऐसे वेस्ट वूस्ट ना करे। तो जी जैसे एफिशिएंसी का मतलब इसमें क्या बनता है, एफिशिएंसी का मतलब इसमें ये बनता है कि मतलब वेस्टेज नहीं होगी, हर चीज़ की अकाउंटिंग होगी, हर चीज़ को पता होगी कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कैसे हो रही है। तो इसलिए क्या हो, इसलिए आपको बस अकाउंट्स पढ़ना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ताकि आप लोगों के क्या करें, पॉजिटिव मैनर में आप लोगों को सर्व कर सके, ठीक है। बस इतना सा क्या बोलते हैं इसमें आंसर इसका, ठीक है, कि आपको एक एक चीज़ का बिजनेस का पता होगा कि मतलब कैसे बिजनेस चलता है और कैसे कैसे आप अपनी चीज़ों को मतलब डिसिप्लिन के साथ बचाते हैं और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं अपनी सारी रिसोर्सेज को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग आंसर्स पे, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स के में क्या है देख लेते हैं हम। देखो जी व्हाट इज़ अकाउंटिंग डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ जी नोट्स में, मैं बिल्कुल नोट्स में करवा चुका हूँ प्रॉपर, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच नेसेसिटेड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग, ये क्या बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं हम, इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। देखो एक सेकेंड, देखो जी अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बड़ा जी अजीब क्वेश्चन आ गया, नया सा क्वेश्चन आ गया,
है ना। अब इस क्वेश्चन में है क्या, हम इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो फैक्टर्स बताओ जो क्या है, विच नेसेसिटेड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग, कि अगर आपने सिस्टमेटिकली करनी है ना अकाउंटिंग को कैसे करना है, सिस्टमेटिकली करना है आपको, तो कुछ फैक्टर्स हैं तो वो बताओ। तो जी बिल्कुल मैं हेडिंग बता देता हूँ, बाकी आप अपने लेवल पे पढ़ लेना, वैसे स्टोरियाँ बना सकते हो आप। देखो ओनली फिजिकल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, तो आपने ऐसी भाषाएं लिखनी, आपने क्या कर देना है, फिजिकल की जगह फाइनेंशियल, एक ही बात है, ओनली फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। कि जी अकाउंटिंग में एक क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अगर आपने सिस्टमेटिकली अकाउंटिंग करनी है तो सिर्फ जी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर रुपीज़ में करो तो रुपीज़ में ही करो, डॉलर में करो तो डॉलर में ही करो, पर करो एक ही चीज़ में हमेशा, ठीक है। और ये क्या, वे ऑफ बुक कीपिंग, इसमें आप लिख देना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, ठीक है, कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। उसके बाद जी बोल रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर लेजर्स, ठीक है। तो जी ये क्या, ये आगे की बात है कि आप उसको क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाइलिंग ऑफ लेजर्स, उसके बाद इन्होंने बोल दिया ये, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो मुझे खुद को मुश्किल लग रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं अभी, क्योंकि अभी आपका इतना तो मतलब लेवल नहीं है, ठीक है। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें एक नया पेज इंसर्ट कर देते हैं हम, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं हम। तो जी सबसे पहले तो हमने ना इसमें पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, कि इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा कि फैक्टर्स बताओ जिसमें क्या करना है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करने के लिए फैक्टर्स। तो जी पहला फैक्टर क्या हो गया, पहला फैक्टर हो गया ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, हम इन्हीं के फैक्टर्स को लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, थोड़ा इजी वे में। दूसरा यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें आप वो एग्जांपल दे देना डॉलर और रुपीज़ वाला, ठीक है, कि करेंसी एक ही होनी चाहिए, ऐसे लिख देना आप अपने लेवल पे, मतलब। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद बोलते हैं वे ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि इसमें आप बोल दोगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स, ये साथ के साथ लिख लेना आप मेरे, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज़ मैं आपको नोट्स में दे प्रोवाइड ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा इजी रहेगा कि आप साथ के साथ लिख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मैं आपको बता चुका हूँ क्रोनोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अरे थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, कोई नहीं, ठीक कर देते हैं इसको हम। अगला जी क्या बोलते हैं, अगला अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर लेजर्स और कंपाइलिंग ऑफ लेजर्स। तो क्लासीफाई, आप इसमें अभी फ़िलहाल के लिए इतना लिख दो, क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन्स, या ऐसे लिख दो क्लासीफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। चलो ये भी मैं आपको बिल्कुल मतलब उसमें दे दूंगा, चलो ये भी मैं आपको पीडीएफ में एडिट करके दे दूंगा, ठीक है, खुश रहो तुम, इसको भी दे दूंगा मैं एडिट करके, टेंशन ना लो, ठीक है, क्योंकि इतना सारा तुम को लग रहा हो कि कैसे तुम कब कब लिखोगे, अभी लिखोगे बाद में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कंपाइलिंग द लेजर्स, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। तो जी आप लिख दो इसमें एंड में बस समराइज द डाटा, ठीक है, बस सिंपल से पॉइंट से। तो बन गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, मैं आपको लिखवा दूंगा ये, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम जी अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी हमने अभी समझ लिया। उसके बाद कि मतलब ये फैक्टर्स थे अगर आपको अच्छे तरीके से अकाउंटिंग करनी है, ये क्या है, फैक्टर्स हैं अगर आपको अच्छे तरीके से अकाउंटिंग करनी है। उसके बाद आ गया आपका डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स। तो जी बिल्कुल मैंने आपको इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट चल पड़ता हूँ मैं अपने नोट्स की तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल बताया हुआ है, ये चीज़ लिखनी है आपने,
ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ लिख देनी है आपने, ये चीज़ लिख देनी है। ये एक्सटर्नल यूजर्स का पूछा है तो ये सारे आपने लिख देने हैं कि इसको चाहिए होती है, इसको चाहिए होती है, और क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, ये सारा लिखना है आपने इसमें। ठीक है, तो जी ये क्वेश्चन भी आपका हो गया हुआ है। और अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, बस बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, वीडियो लंबी चली गई है। व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट? ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट, कि जी एसेट क्या होता है, डिफरेंट तरीके के एसेट्स क्या होते हैं। तो जी बिल्कुल, एसेट्स में आपको बता चुका हूँ, डिफरेंट तरीके के एसेट होते हैं, फिक्स एसेट, ठीक है, और करंट एसेट्स। तो जी बिल्कुल मैं अपने नोट्स में बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में करवा चुका हूँ, पार्ट 4 को रेफरेंस दे आप, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गेन एंड प्रॉफिट, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स, शॉर्ट आंसर्स में भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल कुछ नहीं है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बताएं, ये भी हम बिल्कुल कर चुके हैं आप। ठीक है, कि किस तरीके की क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती, 4 होती है। ठीक है, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी और क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आ गया सेवन्थ क्वेश्चन, क्या डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो जी बिल्कुल उसी पीडीएफ से हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो जी ये बताया हुआ इन्होंने। ठीक है, द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्होंने बोल दिया जी चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, और जी आप वही वाली लिख देना, आप पहले ये वही वाली लाइन्स है जो हमने रोल ऑफ अकाउंटिंग में भी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी, आप बिल्कुल वैसी लिख देना, इन्होंने थोड़ी चेंज कर दी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोल दिया था कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, एक तो मैनेजमेंट गाइड, मैनेजमेंट को क्या करता है, गाइड करती है अकाउंटिंग। दूसरी चीज़ क्या बोल दी इन्होंने, रिलेटिव स्टडी। ठीक है, कि मैनेजमेंट को काफ़ी स्टडीज़ में करता है, एक तो जैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम अपने क्या बोलते हैं फर्म्स वगैरह के साथ। ठीक है, और पहले गाइड मतलब डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और किसी के साथ कंपेयर करने में हेल्प करता है, या अपनी कमियां निकालने में हेल्प करता है, और क्या करता है। ठीक है, और जी एक होता है बैकअप। ठीक है, अगली क्या चीज़ है, बैकअप। ठीक है, कि देखो इसमें क्या है, हैंस द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन एक्ट एज प्रॉक्सी टू द ह्यूमन मेमोरी। अब जी बैकअप, अब आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो अकाउंट क्या रखता है, सारी चीज़ों का बैकअप की याद रखता है। ठीक है, अब आप कोई चीज़ भूल गए, मान लो किसी डेट को कुछ चीज़ हुई थी, आप भूल गए, आपको बाई चांस चाहिए अब, तो अकाउंट में बैकअप है, लिखा हुआ है, हर एक चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन, तो हर एक यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, जैसे एंड यूज़र मतलब यूज़र्स को, जो इंटरेस्टेड यूज़र्स लगा लो आप। ठीक है, इंटरेस्टेड यूज़र्स को क्या पहुंचाता है, सारी चीज़ें। तो जी यही था बस इसमें कि चार चीज़ें आ गई। एक तो मैनेजमेंट को गाइड करता है, रिलेटिव स्टडी, मैनेजमेंट स्टडी कर सकती है, या और कोई भी बंदा स्टडी कर सकता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेके बिजनेस के बारे में। और एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन, अलग अलग यूज़र होते हैं, उनको क्यों चाहिए होती है पढ़ा है, उनको सर्व करता है। ठीक है, तो आप इसको अपनी ही भाषा में मतलब थोड़ी स्टोरियाँ मार के लिख सकते हो। बस आज की वीडियो यही थी, चैप्टर 1 आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको चाहिए रिवीजन का पार्ट तो मेरे को मेल कर सकते हैं आप, मेरी मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। ठीक है, या मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं कि जी रिवीजन दो, मैं आपको रिवीजन उसी टाइम एक डेडिकेटेड वीडियो रिवीजन पे बना दूंगा। चैप्टर 1 की नई प्लेलिस्ट ही खोल देंगे हम तब रिवीजन की। ठीक है, तो बस इतना ही था वीडियो में। ठीक है, और अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा चैप्टर 2 में, क्योंकि चैप्टर 2 में कुछ पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल है जो आप अकाउंटिंग के बारे में नई चीज़ें सीखोगे, और उसके बाद से जी न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। उसके बाद से तुमको शायद ये क्लासेस मेरी बोरिंग ना लगे, अगर अभी बोरिंग लगती है, मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे न्यूमेरिकल क्लासेस को आसानी से झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्लासेस, थ्योरी वाली बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। बाय बाय, चैप्टर 2 के साथ अगली वीडियो में आएंगे हम। ओके गाइज, बाय बाय।